चलिए चालू करते हैं। नेक्स्ट आगे हमने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिए थे। न्यूट्रिशन डायग्राम नहीं बना के लाया है। कौन बना के लाया है डायग्राम? सिर्फ एक बोला था डायग्राम बना के लेके आना। सारे पार्ट्स लिखवाया था माउथ से लेकर के एनस तक, और डायग्राम बना करके लेके आना बुक में होगा। नहीं बोला था ये जैसिका? चलो जगह छोड़ो ताकि याद रहेगा बनाना है करके। ठीक है, चलो तो एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे और साथ में जितने भी एंजाइम्स हैं उसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माउथ से लिखो फर्स्ट। माउथ, फर्स्ट इज माउथ। ठीक है, इसमें लिखेंगे हाइफन डाल के। इट इज अ अपर्चर, इट इज अ अपर्चर, APERTER it is a aperture bounded by movable lips, bounded by movable lips. It is a aperture bounded by movable lips. ऐसा ही अपर्चर वर्ड हमने वहां भी पढ़ा था ना, मिरर में, लेंस में। याद है कि इस पार्ट को, जिस पार्ट में रिफ्लेक्शन हो सकता है उसको हम अपर्चर बोलते हैं। मतलब लाइट अगर यहां से गई तो अपर्चर के बाहर है, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। यहां आएगी तो ही रिफ्लेक्ट होगी ना, क्योंकि वो मिरर में फॉल हो रही है। ये वाली लाइट मिरर में फॉल हो रही है क्या? बिकॉज वो उस एरिया के बाहर है जहां पे रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे भी अपर्चर किसको बोल रहे हैं? उतने जगह को, उतने ओपनिंग को। आप खाना यहाँ लेके आओगे तो घुस जाएगा क्या अंदर? सिर्फ यहाँ लेके आओगे, जो ओपनिंग वाला पार्ट है वहीं से अंदर जाएगा खाना, तो ये वो अपर्चर हो गया, ओपनिंग जहां से खाना अंदर जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन और लिखना है इसमें। क्या लिखे? मूवेबल लिप्स, फुल स्टॉप। इसका फंक्शन क्या है? इट इज फॉर इंजेशन, इट इज फॉर इंजेशन, इट इज फॉर इंजेशन। हमने 5 प्रोसेस देखे थे, 5 स्टेप, सॉरी 5 प्रोसेस नहीं, 5 स्टेप्स। किसको याद है पांचों स्टेप के नाम? होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स। हाँ ओमकार। पहला इंजेशन, हाँ, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये सीक्वेंस ऐसी होना चाहिए। इजेशन से शुरुआत मत कर देना, पहले खाएंगे ना तो इंजेशन ही होना चाहिए पहला, और फिर लास्ट वाला इजेशन होना चाहिए। अब बीच में भी सीक्वेंस होना चाहिए कि पहले डाइजेस्ट करेंगे, फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, फिर वो जो एब्जॉर्ब फूड है उसको एसिमुलेट करके वापस से कॉम्प्लेक्स मटेरियल में चेंज करेंगे, एंड जो अनडाइजेस्टेड रह गया उसको इजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस यही रहना चाहिए। तो इंजेशन में कौन काम आ रहा है? माउथ। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट लिखेंगे, बकल कैविटी। सेकेंड पार्ट यही लिखे थे, बकल कैविटी। सेकेंड पार्ट बकल कैविटी लिखे थे ना नाम। इसमें लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। पहला लिखो फर्स्ट। 2 चीजें मैंने बोला था उस दिन, एक टंग और एक टीथ। तो फर्स्ट लिखो टंग, टंग हाइफन डाल के लिखेंगे। इट इज अ थिक मस्कुलर पार्ट, इट इज अ थिक मस्कुलर पार्ट। ठीक है ना, और मस्कुलर है वो, यहाँ वहां कोई बोन्स नहीं है, पूरा मसल्स का ही बना हुआ है वो। थिक मस्कुलर पार्ट प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ, present on the floor, FLOOR, floor of buccal cavity, floor of buccal cavity, full stop. It is equipped with, it is equipped with, it is equipped, EQUIPPED, EQUIPPED. It is equipped with taste buds, it is equipped with taste buds. ये होता है हमारे टंग में,
टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, जिससे आपको खाने का टेस्ट समझ में आता है कि मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है, ठीक है। फुल स्टॉप। इट हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ फूड। टंग का क्या क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ फूड, इट हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ फूड, कॉमा, मिक्सेस फूड एंड सलाइवा, मिक्सेस फूड एंड सलाइवा। ये भी टंग कर रहा है, क्योंकि टंग ही है जिसमें सलाइवरी ग्लैंड है, और सलाइवरी ग्लैंड ही सलाइवा सेक्रीट कर रहा है। तो मिक्सेस फूड एंड सलाइवा, फूड का सलाइवा से मिक्स होना जरूरी है, ताकि वो आपको सॉलो करने में आसानी हो जाए, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, खाना गीला हो जाएगा तो सलाइवा से, ठीक है। एंड fixes sorry mixes food and saliva and helps in swallowing, and helps in swallowing, swallowing, helps in swallowing, ठीक है। चलिए टीथ में आ जाइए, सेकंड इसी के अंदर, बकल कैविटी का सेकंड पार्ट ना, ओवरऑल तो अपन सेकंड पार्ट में ही है अभी। बकल कैविटी के अंदर दो पार्ट है ना, एक टंग हो गया, सेकंड टीथ। टीथ हाइफन डाल के लिखेंगे। In men there are 32 teeth. In men there are 32 teeth. In men there are 32 teeth and are of four types. And are of four types. And are of four types. हाइफन डाल के चारों के नाम लिखते जाओ, कॉमा डाल के। इंसिसर्स, INCISORS, सॉरी हाँ SORS, INCISORS, इंसिसर्स, कॉमा, कैनाइन, CANINE, canine, comma, premolars, and molars, premolars and molars। चारों का फंक्शन एक एक लाइन में लिखते हैं, नीचे लिखोगे। इंसिसर्स हेल्प इन बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ, इंसिसर्स हेल्प इन बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ, BITING, बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ वेजिटेबल फूड, वेजिटेबल फूड, बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ वेजिटेबल फूड। तो ये टीथ बेसिकली वेजिटेरियंस के लिए है ना, नॉनवेज वालों को तो एनिमल फूड कट करना है, तो उनके लिए आपकी होती है कैनाइंस। तो सेकंड लिखेंगे कैनाइन के बारे में। कैनाइन हेल्प इन टीयरिंग ऑफ एनिमल फूड, कैनाइंस हेल्प इन टीयरिंग ऑफ एनिमल फूड। और प्रीमोलर्स मोलर का सेम फंक्शन है, एक साथ लिख देंगे दोनों को। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स हेल्प इन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स हेल्प इन, premolars and molars help in chewing and grinding, chewing and grinding, CHEWING, chewing and grinding, चबाने और मिक्स करने के काम आ रहा है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आपका हो गया बकल कैविटी। थर्ड लिखेंगे, थर्ड क्या पार्ट लिखे हो जल्दी बताओ, व्हाट इज द थर्ड पार्ट? इसोफेगस। इसोफेगस का इजी नेम होता है फूड पाइप, है ना। इसोफेगस को क्या बोलते हैं अपन? फूड पाइप। तो लिख लो अगला पार्ट, इसोफेगस। इसोफेगस, ओ साइलेंट है ना, ओ से शुरुआत होएगा नाम का, बट ओ इज साइलेंट, तो OESOPHAGUS, इसोफेगस। ब्रैकेट में लिख लो फूड पाइप, फूड पाइप, फूड पाइप, हाइफन डाल के लिखो। इट इज लॉन्ग कॉमा नैरो, इट इज लॉन्ग कॉमा नैरो and tubular structure, long plus narrow and tubular, TUBULAR, tubular structure which passes through, which passes through, which passes through neck, which passes through neck
and thorax, thorax. thorax मतलब आप बोल रहे हो चेस्ट कैविटी, है ना। आपकी पूरी बॉडी दो कैविटी में डिवाइड होती है। एक होती है यहां से ऊपर तक की, जिसको अपन कहते हैं थोरैसिक कैविटी, और यहां से नीचे वाले को कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी मतलब क्या होता है? एक ओपन स्पेस जहां पे अलग अलग ऑर्गन है। तो आपके चेस्ट कैविटी में क्या क्या ऑर्गन है? लंग्स है, किडनी, ठीक है। बाकी नीचे आपके एब्डोमिनल कैविटी में आपका एब्डोमेन आ जाएगा, इंटेस्टाइन आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाएंगे इन द एब्डोमिनल कैविटी, किडनी। तो क्या लिखे? थ्रू नेक, नेक से होते हुए चेस्ट रीजन यानी कि थोरैक्स, और ओपन कहां होगा? इसोफेगस, स्टमक में जाकर के, एंड ओपन्स इन स्टमक, एंड ओपन्स इन स्टमक, एंड ओपन्स इन स्टमक। तो इसका काम क्या है? बस खाने को माउथ से स्टमक तक पहुंचाना। और उसमें वो किस किस मूवमेंट का यूज करता है? पेरिस्टालसिस। ये वर्ड पढ़े थे अपन, पेरिस्टालसिस। ये एक तरह का वेवी मूवमेंट होता है जिससे खाना आगे बढ़ेगा। मैंने उस दिन में बताया था आपको कि अगर आप खाना खा के लेट भी जाओगे तो भी खाना तो अपना आगे बढ़ेगा, बिकॉज वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप खाना खड़े होके खाओगे तो खाना नीचे गिरेगा। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। अगर आप खाना खा के लेट भी जाओगे या लेटे लेटे भी खाओगे तो भी खाना आगे बढ़ेगा, बिकॉज वहां कैसा मूवमेंट हो रहा है? आपके ट्यूब्स जो है, इसोफेगस जो है, उस खाने के मूवमेंट को, यानी कि आप ये समझे कि ये ऐसे इस टाइप का मूवमेंट करते रहते हैं, ऐसा कुछ। तो जब ये ऐसे मूव करेंगे तो ये इसको पुश करेंगे। अब देखो ये वाला पार्ट अंदर आएगा तो खाना क्या होगा? पुश होगा आगे। तो ऐसे खाना आगे बढ़ता है। इसी मूवमेंट को अपन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं या सिंपली पेरिस्टालसिस। ठीक है, तो एक लाइन और लिखना इसमें। इट कंडक्ट्स द फूड बाय, इट कंडक्ट्स द फूड बाय, इट कंडक्ट्स द फूड बाय पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस अंडरलाइन करना, ये वर्ड को, इंपॉर्टेंट है, पेरिस्टालसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं स्टमक में। ये इसोफेगस हो गया। अगला पार्ट क्या लिखा हमने? स्टमक। एक जे शेप्ड ऑर्गन बोलते हैं अपन स्टमक को, जे शेप्ड ऑर्गन। लिखो आइफन डाल के। ये भी मस्कुलर है ना, पूरा तो मसल्स ही है, कहीं पे भी आपका बोन्स नहीं है ना पूरे ट्यूब में। तो इट इज अ मस्कुलर, इट इज अ मस्कुलर कॉमा थिक, इट इज अ मस्कुलर कॉमा थिक जे शेप्ड सैक, जे शेप्ड, जे शेप्ड सैक, SAC, बस SAC, बोरी, सैक, sac present on the left side of, present on the left side of upper part of, left side of upper part of abdomen, upper part of abdomen। मतलब हमारा अगर एब्डोमेन रीजन यहां से चालू होता है जस्ट आफ्टर द डायफ्रम, डायफ्रम समझते हैं ना, जो लंग्स को सपोर्ट करने के लिए एक मस्कुलर प्लेट होती है, बोल लो, विच इज नोन एज डायफ्रम। ये डायफ्रम ही है जो दोनों कैविटी को ना क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। डायफ्रम के ऊपर वाली कैविटी थोरैसिक और डायफ्रम के नीचे वाली कैविटी एब्डोमिनल। तो एब्डोमिनल रीजन का अपर पार्ट में ही लेफ्ट साइड में आपका स्टमक प्रेजेंट है। ठीक है, फुल स्टॉप। इसका फंक्शन क्या है? लिखो फुल स्टॉप डाल के। इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन मैकेनिकल चर्निंग, इट हेल्प्स इन मैकेनिकल, इट हेल्प्स इन, ये क्या है मैकेनिकल? ना मैकेनिकल चर्निंग मतलब खाना अंदर जाने के बाद स्टमक भी उसको मिक्स करता है ना, स्टमक भी अपने अंदर ही वॉल्स में मूवमेंट करके खाने को मिक्स करता है, चर्न करता है। अब पेट में दांत तो है नहीं कि वो अंदर चबाएगा, तो वो क्या कर सकता है? सिर्फ मिक्स कर सकता है। समझ रहे हैं क्या? तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल चर्निंग। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि स्टमक क्या सेक्रेट करेगा? गैस्ट्रिक जूस। क्या सेक्रेट करेगा? गैस्ट्रिक जूस, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। तो केमिकल डाइजेशन भी करेगा। मैकेनिकल चर्निंग तो कर ही रहा है, साथ में केमिकल डाइजेशन भी होगा। तो एंड केमिकल डाइजेशन, इट हेल्प्स इन मैकेनिकल चर्निंग, CHURNING, मैकेनिकल चर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। फिर खाना कहां जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां अपन लिवर पैनक्रियाज के बारे में नहीं लिख रहे हैं, सुन रहे हो ना आप लोग? लिवर एंड पैनक्रियाज आर नॉट द पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब उस ट्यूब की बात कर रहे हैं जो माउथ से शुरू हो रहा है और एनस पे खत्म हो रहा है, समझ रहे हैं क्या? तो उस पाथ में आपका कहीं पे भी लिवर पैनक्रियाज नहीं आएगा, या यूं कह लो खाना इन दोनों जगह नहीं जाता है। खाने का फ्लो लिख रहे हैं अपन, आप ऐसे समझ लो, इनटेक माउथ से किए, फिर वो ईसोफेगस से गया, फिर वो स्टमक में आया, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया और बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। तो यहाँ कहीं पे भी रास्ते में लिवर पैनक्रियाज नहीं आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना जूस भेजते हैं किसके पास? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ताकि जो उनका काम है डाइजेशन का, वो खाना तो आ नहीं रहा है उनके पास, तो ये खाने के पास अपना जूस भेज देते हैं। ठीक है, ओके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हाइफन डाल के लिखेंगे, इट इज अ लॉन्ग कॉमा नैरो कॉमा ट्यूबुलर, लॉन्ग कॉमा नैरो कॉमा ट्यूबुलर। एक प्रॉपर्टी और होती है, लॉन्ग है, फिर पतला भी है, ट्यूब जैसा भी है, और कैसा है? हाँ, गोल नहीं बोलते उसको, कॉइल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइल्ड है, ठीक है। एंड कॉइल्ड, लॉन्ग कॉमा नैरो, ट्यूब जैसा है, एंड कॉइल्ड, एंड कॉइल्ड पार्ट, एंड कॉइल्ड पार्ट, full stop. It is mainly concerned with, it is mainly concerned with, it is mainly concerned with completion of digestion, completion of digestion, completion of digestion। जो भी डाइजेशन होना होगा लास्ट, वो यहीं पर होगा, देखिए इसके बाद डाइजेशन के लिए कोई चीज बची नहीं है, समझ रहे हैं क्या? जितना भी स्टार्च, जितना भी प्रोटीन, जितना भी फैट्स आपने इंटेक किया है, दे ऑल विल बी फाइनली डाइजेस्टेड हियर ओनली। तो आप बोल सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक काम और है, वो एब्जॉर्प्शन भी करेगा। इसलिए तो इतनी लंबी है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, और इतनी कॉइल्ड है ताकि टाइम मिल सके, ठीक है। तो क्या लिखे? कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, and absorption of food, and absorption of food, and absorption of food। एक पॉइंट और लिखना इसी में फुल स्टॉप डाल के, it is differentiated into, it is differentiated into, it is differentiated into anterior, ANTERIOR, anterior मतलब सामने की तरफ, posterior मतलब पीछे की तरफ। It is differentiated into anterior duodenum, DUODENUM, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सामने वाला पार्ट है, एंड पोस्टीरियर, पीछे वाले पार्ट को बोल रहे हैं पोस्टीरियर, POSTERIOR, आर है ना ये, RIO, पोस्टीरियर इलियम, ILEUM, ILEM। तो ये दो पार्ट में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड है, ठीक है। एंटीरियर मतलब सामने का पार्ट, और एक बैक पार्ट इलियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये भले लार्ज नाम है, बट साइज में छोटी है, विड्थ में बड़ी होती है, इसलिए लार्ज बोल रहे हैं, सुन रहे हैं क्या? और स्मॉल इंटेस्टाइन दिखने में बड़ी है, बट विड्थ वाइज नैरो है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो भी खाना डाइजेस्ट हो चुका है, अनडाइजेस्टेड पार्ट यहां आएगा, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फीसेस, ठीक है। लिखो, इट इज शॉर्टर, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लिख रहे हैं, इट इज शॉर्टर बट वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बट वाइडर है। इट इज शॉर्टर बट वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, and differentiated into, and differentiated into, and differentiated into colon and rectum, colon and rectum। जैसे इसके दो पार्ट है ना, डिओडिनम एंड इलियम, वैसे इसके भी दो पार्ट होते हैं, कॉलन एंड रेक्टम, COLONRECTUM। थोड़े बहुत टफ वर्ड्स आएंगे आपको ना बायो में,
ठीक है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही याद होंगे वो, ठीक है। फुल स्टॉप। इट हेल्प्स इन, इसका फंक्शन लिखते हैं, इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन formation and temporary storage. It helps in formation and temporary storage of feces. FAECES. ठीक है, ये क्या होता है मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं ना, फीसेस। ठीक है, टेम्पररी मतलब यही बनेगा और टेम्पररी यही स्टोर रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट इज एनस, लिख लो लास्ट पार्ट एनस। ठीक है, ये वो पार्ट है जहां से ये फीसेस बाहर हो जाएंगे, तो उसमें आइफन डाल के लिखो, इट लाइज एट द बेस, इट लाइज एट द बेस ऑफ द कैनाल, कैनाल का लास्ट पॉइंट, इट लाइज एट द बेस ऑफ द कैनाल and is for egestion, egestion। जैसे हमने माउथ में इंजेशन लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इजेशन। दोनों का मीनिंग एकदम अपोजिट है ना, एक एंटर कर रहा है और एक एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल हो गया। अपन ने देखो जितने ही पार्ट्स लिखे हैं सब में दो चीजें आप लोग हमेशा याद रखना, क्या क्या मेंशन करना है। पहला, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो भी पार्ट लिखे उसका स्ट्रक्चर वाइज दिखने में कैसा है वो, और दूसरा उसका फंक्शन क्या है। जैसे हमने क्या बोला माउथ के बारे में कि दिखने में ये एक अपर्चर जैसा है, ओपनिंग भी बोल सकते हो, अगर आपको अपर्चर वर्ड नहीं याद आ रहा है तो आप एक ओपनिंग बोल सकते हो, है ना, विच इज गाइडेड बाय या विच इज बाउंडेड बाय लिप्स। ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। काम क्या है इसका, इंजेक्शन का, इट इज यूज फॉर इंजेक्शन। फिर ऐसे अपन ने बकल कैविटी में भी टंग के बारे में क्या बोला, कैसी है दिखने में टंग, अच्छी है नहीं बोलना, कैसी है, थिक है और मस्कुलर है। और काम क्या है उसका, मिक्स करेगा सलाइवा के साथ फूड को, प्लस उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हमें खाने का टेस्ट समझ में आएगा। टीथ भी ऐसे दिखने में 32 हैं, 4 टाइप में डिवाइडेड हैं और सबके अपने अपने फंक्शंस। इंसिसर का फंक्शन वेजिटेबल फूड को खाने के लिए है, कैनाइन का जो फ्लैश खाते हैं उसके उनके लिए है, क्योंकि उनको टीयर करना होगा तो वो थोड़ी ज्यादा शार्प होती हैं, बिकॉज दे हैव टू कट द एनिमल फ्लैश, तो वो थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए, ठीक है। देन हम आएंगे प्री मोलर्स एंड मोलर्स, वो च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। देन आएंगे अपन थर्ड पार्ट, ये बकल कैविटी हो गया। थर्ड पार्ट क्या था हमारा, इसोफेगस। इसमें भी अपन ने 2 पॉइंट लिखा है। पहला क्या लिखे कि एक लॉन्ग नैरो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड पार्ट उसका फंक्शन क्या है, वो खाने को कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहां से कहां तक, माउथ से स्टमक तक। फिर हम स्टमक में आए तो उसका भी शेप लिखे कि जे शेप्ड का मस्कुलर ऑर्गन है, इसका काम क्या है, मैकेनिकल चर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन। फिर हम आए स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका भी स्ट्रक्चर लिखे कि लॉन्ग है ना, नैरो है, कॉइल्ड है, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, दिखने में कैसी है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका फंक्शन कि ये वो जगह है जहां पे खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी यही किया कि ये दिखने में वाइडर है, छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन से, पर इसका काम है फीसेस बनाना और उसको टेम्पररी स्टोर करना। टेम्पररी क्यों, क्योंकि वो हमेशा के लिए थोड़ा रहेगा, उसको बाहर करना है ना एनस से, ठीक है। और एनस का काम लास्ट, क्योंकि वो बेस बस ओपनिंग है, तो इट इज एन ओपनिंग विच इज यूज फॉर इजेक्टिंग द फीसेस, खत्म। तो ये सबके क्या हो गए, स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन, क्लियर है, ठीक है। चलिए इसी में एक नेक्स्ट लाइन डालेंगे, डायग्राम आप लोग डायग्राम के लिए जगह छोड़ दियो ना, ठीक है। इसी में नेक्स्ट लाइन डालेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अभी हमने सिर्फ ना खाने का पाथ देखा है कि खाना कहां कहां से गुजर के जा रहा है ना, पर अब खाने में क्या क्या एक्शन हो रहा है हर जगह, वो स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर। तो यहाँ पे हमारे क्या क्या ग्लैंड होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा, अभी लिखना मत, एक हमारा होता है सलाइवरी ग्लैंड। क्या होता है, स्टार्ट तो यहीं से करेंगे ना, सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहला होता है। उसके बाद आप स्टमक में जाओगे तो आपका गैस, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड हो जाएगा। फिर आप जाएंगे तो पेनक्रियाज लीवर, अब आएगा पेनक्रियाज लीवर। देखिए ये ग्लैंड्स हैं जो जूस बना रहे हैं, जूस सेक्रीट कर रहे हैं, और इन्हीं जूसेस में क्या है, एंजाइम्स,
जो एक्चुअली में खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं, है ना। पहले अपन ने वो सिर्फ कैनाल के बारे में लिखा है कि क्या क्या पार्ट होते हैं कैनाल के अंदर, ठीक है, और उनका क्या क्या फंक्शन है और वो दिखने में कैसे हैं स्ट्रक्चर वाइज। बट अब वो लोग खाने के साथ क्या कर रहे हैं वो अपन इस पार्ट में लिखेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो चलिए पहला लिखेगा फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सीधा हाइफन डाल के लिखते हैं। इनका काम क्या है, दे सेक्रीट सलाइवा, दे सेक्रीट सलाइवा which contain a digestive enzyme called they secrete saliva which contains a digestive enzyme called salivary amylase, salivary amylase। इसका एक नाम और होता है, इसको टाइलिन भी बोलते हैं, पी साइलेंट TYALIN। जितने भी अपन यहां से एंजाइम्स के नाम लिखने वाले हैं सब में अंडरलाइन करते जाना, ताकि आपको रिवीजन करते समय याद रहे कि ये एक जहां भी अंडरलाइन है वो सारे क्या है, एंजाइम्स के नाम है अलग अलग, ठीक है, या हाईलाइट कुछ भी, मतलब वो अलग से रहना चाहिए। तो ये वाला एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी एमिलेज, या फिर एक और नाम है टाइलिन जिसमें पी साइलेंट है, ठीक है। तो ये एमिलेज एक क्लास ऑफ एंजाइम है, एक फैमिली ऑफ एंजाइम है जिनका काम होता है स्टार्च पे एक्ट करना। ये हमारे खाने में जितना भी स्टार्च प्रेजेंट होगा ना उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दिस एमिलेज इज नॉट जस्ट प्रेजेंट इन सलाइवा, आगे अपन इंटेस्टाइन का भी एमिलेज पढ़ेंगे, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, इंटेस्टिनल एमिलेज। क्लास तो वही है, बस नाम चेंज हो जाएगा ग्लैंड के हिसाब से। वहां पे इंटेस्टाइन ने सेक्रीट किया है तो इंटेस्टिनल एमिलेज, यहां पे सलाइवा ने सेक्रीट किया है तो सलाइवरी एमिलेज, बट नाम एमिलेज वही सेम चलेगा। ये वो क्लास ऑफ एंजाइम्स हैं हु वर्क ऑन स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ओके, तो नीचे लाइन में लिखो इसका फंक्शन एक लाइन में, सलाइवरी एमिलेज, सलाइवरी एमिलेज converts starch into converts starch into maltose and isomaltose, maltose and isomaltose, starch into maltose and isomaltose, MALTOSE, एंड वहां पे आइसो वर्ड लगा देंगे तो आइसोमाल्टोज दूसरा हो जाएगा। ये रिएक्शन लिखो, सलाइवरी एमिलेज एरो में लिखना। तो अपन एरो में लिख रहे, कोई बताएगा मुझे व्हाई वी आर राइटिंग दिस इन एरोज? हाँ, क्योंकि ये क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट कंडीशंस अपन कहां लिखते हैं, एरो के ऊपर नीचे, ठीक है। क्या बना रहे हैं ये, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, ठीक है। तो एमिलेज क्लास का काम ही ये है कि वो स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के अपन ये बोल सकते हैं कि योर डाइजेशन स्टार्ट्स एट माउथ इटसेल्फ, है ना। खाना डाइजेस्ट होना कहां से चालू कर देता है, माउथ से ही। अगर स्पेसिफिकली कोई पार्ट पूछे ना कि बताओ खाने का कौन सा हिस्सा माउथ से डाइजेस्ट होना चालू करता है, तो आप स्टार्च बोलोगे। प्रोटीन और फैट अभी कुछ नहीं हुए हैं, सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं, अभी प्रोटीन और फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ओनली स्टार्च हैज स्टार्टेड इट्स डाइजेशन प्रोसेस। वो भी बहुत कम हो रहा है क्योंकि खाना माउथ में बहुत कम समय के लिए है, आप जल्दी च्यू करके उसको अंदर कर देते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो बेसिकली खाने को बहुत कम टाइम मिलता है माउथ के अंदर। अगर आप बहुत अच्छे से चबा चबा के खाओगे ना तो स्टार्च, काफी कुछ स्टार्च माउथ में माल्टोस और आइसोमाल्टोस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, हम बहुत जल्दी खाते हैं जिसके कारण क्या होता है, माउथ का एमिलेज ज्यादा देर तक आपके खाने पे काम ही नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं क्या? चलिए, तो ये आपका फर्स्ट ग्लैंड हो गया, ये उसका एंजाइम हो गया, ये इस पे काम करता है और इसको किस पे कन्वर्ट करता है, इसमें। तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ग्लैंड का नाम, एंजाइम का नाम,
किस चीज को कन्वर्ट कर रहा है और किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये चारों चीजें पता होनी चाहिए अपन को। समझ गए ना? ग्लैंड का नाम, उस ग्लैंड ने क्या एंजाइम सेक्रीट किया है, उस एंजाइम ने किस पे काम किया है और उसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया है। तो उसने काम किस पे किया है? स्टार्च पे। उसको किस पे कन्वर्ट किया है? माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में। एमिले ये एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी एमिलेज। और सेक्रीट किसने किया है? सलाइवरी ग्लैंड ने। एम आई क्लियर? और जूस का नाम भी याद कर सकते हो, सलाइवा। हाँ हाँ, वो लोकेशन ग्लैंड का माउथ हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए सेकंड लिखेंगे। सेकंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड है जो अगला अपना रास्ते में आने वाला है, वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये कहां होगा? आपका स्टमक में, है ना? और इसके जूस का नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। तो हाइफन डाल के लिखेंगे। इट इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। इट इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। इट इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक and secrete gastric juice and secrete gastric juice and secrete gastric juice। अब इस जूस के अंदर क्या क्या होता है और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो अपन लिखते हैं ना। तो फुल सॉल्व के नेक्स्ट टाइम लिखेगा। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, कंटेन्स लिख के हाइफन डाल के ABCD करके लिखना चालू कर दो। फर्स्ट ए, म्यूकस, या म्यूकस नहीं, पहले HCl लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइफन डाल के लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा। इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा। जो भी आपका खाना सलाइवा के साथ एक्शन कर रहा होगा, मिक्स हो के आया ना खाना सलाइवा के साथ, तो सलाइवा का सलाइवरी एमिलेज उस पर काम कर रहा होगा, ये उसके काम को रोक देगा। इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा, कॉमा, किल्स द बैक्टीरिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही फंक्शन लिख रहे हैं अपन ना। किल्स द बैक्टीरिया, कॉमा, एक्टिवेट्स पेप्सिन। एक्टिवेट्स पेप्सिन। पेप्सिन में अंडरलाइन करेंगे, ये एक एंजाइम का नाम है। पेप्सिन नाम का एंजाइम है जिसको ये क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा, तो पर उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। ठीक है, एक्टिवेट्स पेप्सिन and provides acidic medium, and provides acidic medium, and provides acidic medium। एक्चुअली जब खाना माउथ में था ना, तो सलाइवा आपका थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। एसिड बेस समझते हैं ना? एसिड मतलब खट्टा, बेस मतलब नमकीन, मीठा नहीं। ठीक है, तो बोला ना बिटर इन टेस्ट। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, तो आपके माउथ में जो सलाइवा था उसने खाने को बेसिक बना दिया, एल्कलाइन बना दिया, तो उसको एसिडिक में कन्वर्ट करने के लिए HCl सेक्रीट करता है आपका स्टमक का वॉल। तो एक्चुअली वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करता है, पर उस जूस में एक कंपोनेंट एसिड भी है। तो 4 काम लिखे अपन एसिड के। पहला, पहले तो वो सलाइवा के एक्शन को रोकेगा, खत्म करो, हो गया सलाइवा का काम। अब आगे वाले काम करेंगे अपना। दूसरा, पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा। तीसरा, बैक्टीरिया को किल करेगा। और चौथा, एसिडिक मीडियम बनाएगा ताकि खाना जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, चलिए ये आपका HCl का फंक्शन हो गया। गैस्ट्रिक जूस का एक और कंपोनेंट बी, म्यूकस। म्यूकस, MUCUS, म्यूकस। म्यूकस हाइफन डाल के लिखो। इट लुब्रिकेट्स द फूड। इट लुब्रिकेट्स द फूड। इट लुब्रिकेट्स, LUBRICATS। लुब्रिकेशन करना मतलब फ्रिक्शन कम करना। जैसे अपन ऑयलिंग करते हैं ना, वो लुब्रिकेट कहलाता है, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। तो ये भी खाने को लुब्रिकेट कर रहा है। लुब्रिकेट्स द फूड एंड प्रोटेक्ट्स द, एंड प्रोटेक्ट्स द, एंड प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। प्रोटेक्ट्स द
इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को किससे बचा रहा है ये? एसिड। इसके पहले जो एसिड लिबरेट हुआ ना, देखो एसिड खाने पे काम करना चाहिए, ये ना हो कि जो स्टमक के अंदर की वॉल है उसको ही एसिड ने जला दिया। आपकी स्किन में भी अगर एसिड गिर जाए तो स्किन जल जाती है। एसिड्स आर वेरी कोरोसिव इन नेचर, है ना, वो आपकी स्किन को जला सकते हैं। तो सोचिए अंदर का तो मसल्स हैं, तो अगर ये म्यूकस सेक्रीट नहीं होगा, म्यूकस एक लाइनिंग नहीं बनाएगा अंदर स्टमक के, तो ये एसिड तो आपके स्टमक की वॉल को ही जला देगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसलिए म्यूकस जरूरी है सेक्रीट होना। तो प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, चलिए थर्ड कंपोनेंट पेप्सिन। पेप्सिन को यही तो एक्टिवेट कर रहा है, मतलब पेप्सिन भी अपना काम करना चालू कर देगा। पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन, इसमें हाइफन डाल के लिखो। इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू, दो कंपाउंड के नाम लिखना, प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन्स, प्रोटियोसिस, PROTEOSES, प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन्स। ठीक है, मतलब देखो प्रोटीन काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायरेक्टली अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो दो स्टेप में होते हैं। फर्स्ट स्टेप में सारा का सारा प्रोटीन पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट होगा, सेकेंड स्टेप में ये पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है, और फिर अगले लास्ट होता है इसका अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो अभी तो एक क्लास ऑफ एंजाइम है विच इज पेप्सिन, इसके बाद अपन अभी दो एंजाइम और पढ़ेंगे प्रोटीन वाले ही। सुन रहे हैं क्या? जैसे अभी एमिलेज ने भी स्टार्च को माल्टोज तक कन्वर्ट किया है, अभी ये ग्लूकोज तक जाएगा, तो एक स्टेज और आएगा इसका, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, एक बार में नहीं टूटने वाले, तो उनको दो स्टेप में तोड़ रहे हैं। पहले इतना बड़ा से छोटा छोटा किए, फिर उसको वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी होंगे हमारे खाने में, दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन विल बी कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। बट ये एक स्टेप में नहीं होते हैं, इसको 3 स्टेप लग जाता है, इसको 2 स्टेप लगता है, बट फैट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो प्रोटीन्स को पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट इन द गैस्ट्रिक जूस इटसेल्फ, फोर्थ कंपोनेंट लिखेंगे रेनिन, रेनिन, RENNIN, ये भी एंजाइम है एक, RENNIN, ये भी एंजाइम, ये भी प्रोटीन वाला एंजाइम है, बट स्पेसिफिकली फॉर मिल्क प्रोटीन, आपके जो दूध में प्रोटीन होता है उसको ये ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, तो हाइफन डाल के लिखेंगे रेनिन, हाइफन डाल के लिखो। इट हेल्प्स इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इट हेल्प्स इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इट हेल्प्स इन कर्डलिंग, CURDLING, CURDLING, curdling of milk, which increases the period of, which increases the period of, which increases the period of action of pepsin on milk protein, which increases the period of action of pepsin on milk protein, which increases the period of action of pepsin on मिल्क प्रोटीन। कहने का मतलब ये वो जो मिल्क बहुत पतला रहेगा उसको ये थोड़ा गाढ़ा कर देगा, ताकि पेप्सिन को टाइम मिले इसके प्रोटीन को भी पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एंड लास्ट लिखेंगे, लास्ट वीक लाइपेज, वीक लाइपेज एक और एंजाइम, बट ये वीक नेचर का है, यानी कि ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। वीक लाइपेज, LIPASE, ये वो क्लास ऑफ एंजाइम है
जो एक्ट करता है फैट के ऊपर। अभी अपन ने 3 टाइप के एंजाइम पढ़ लिए। एमिलेज है जो स्टार्च पे काम करता है, पेप्सिन और रेनिन है जो प्रोटीन पे काम करते हैं, और लाइपेज है जो फैट पे काम करेगा। ठीक है, हाइफन डाल के लिखना इसमें। इट इट कन्वर्ट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ, इट कन्वर्ट्स स्मॉल अमाउंट, क्योंकि वीक है ना इसलिए थोड़ा सा ही कन्वर्जन कर पाएगा। इट कन्वर्ट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इनटू फैटी एसिड, FATTY, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, GLYCEROL, ग्लिसरॉल। ये हो गया हमारा थर्ड ग्लैंड, दैट इज सॉरी सेकेंड ग्लैंड, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, चलो थर्ड में आ जाइए। थर्ड ग्लैंड लीवर। अरे ये तो अपन इसी के पार्ट लिख रहे थे ना। ग्लैंड तो आपका सेकेंड ही था, गैस्ट्रिक, जिसके जूस का नाम गैस्ट्रिक जूस था, और उस जूस के अंदर 5 चीजें थी और उन 5 का फंक्शन लिखा हमने। ठीक है, अब जो थर्ड ग्लैंड पढ़ रहे हैं वो लीवर है। इसके जूस का नाम होता है बाइल। क्या होता है ये? बाइल जूस। इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होते, तो इट इज अ ओनली नॉन एंजाइमेटिक जूस। सुन रहे हैं? देखो आइफन डाल के। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, it is the largest gland of body, full stop. It secretes bile juice, it secretes bile juice, it secrete bile, BILE, bile juice. लिवर सेक्रीट बाइल जूस। अब क्योंकि इसके पास एंजाइम नहीं है तो ये ब्रेक डाउन तो नहीं कर पाएगा, किसी को कन्वर्ट तो नहीं कर पाएगा किसी में, बट ये क्या करता है, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, जिसका मतलब क्या होता है, ये बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल को या ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट कर देता है। फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में नहीं कर रहा है, उसके लिए तो लाइपेज चाहिए, लाइपेज तो उसके पास है नहीं, तो ये क्या करेगा, थोड़ा आगे आने वाले लाइपेज लोगों के लिए काम आसान कर देगा। लाइपेज का काम क्या होता है, फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। पर सोचिए अगर पहले से ही उसको कोई थोड़ा बारीक बारीक करके दे रहा है तो उस आगे लाइपेज के लिए आसान हो जाएगा फैट्स को कन्वर्ट करना। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब ही है बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। इसी प्रोसेस को अपन इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज नॉट कन्वर्टिंग फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, वो तो लाइपेज ही करेगा। ठीक है, लिखो आइफन डाल के इसी में ही। क्या लिखे, इट सेक्रीट्स बाइल जूस, फुल स्टॉप। इट इज अ नॉन एंजाइमेटिक जूस, इट इज अ नॉन एंजाइमेटिक जूस। किसकी? एंजाइम तो लिखी रहते क्या इतने देर से, एंजाइमेटिक, सामने नॉन लगा देना, नॉन एंजाइमेटिक जूस which provides alkaline medium and which provides alkaline medium, which provides alkaline medium and emulsifies emulsifies का मतलब भी ब्रैकेट में लिखते हैं इमल्सिफाइज। ये जो मैंने नाम लिखा ये इमल्सिफिकेशन है, आप इमल्सिफाइज लिखोगे तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, EMULSIFIES, इमल्सिफाइज। इमल्सिफाइज ब्रैकेट में लिखो मीनिंग इमल्सिफाइज का, ब्रेक्स, ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन, ब्रैकेट क्लोज करो। इमल्सिफाइज लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स, GLOBULES, larger fat globules into smaller fat droplets, larger fat globules into smaller fat
ड्रॉपलेट्स, पर कोई भी केमिकल एक्शन नहीं करेगा जैसे ये सारे एंजाइम्स खाने पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला चौथा ग्लैंड, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, देखो ये एक तरह का ना डुअल ग्लैंड होता है पेनक्रियाज। अभी जूस सेक्रीट कर रहा है, समय आएगा तो हार्मोन भी सेक्रीट करेगा। आपको पता है इसके हार्मोन का नाम, पढ़े अपन? हाँ, इंसुलिन। जब भी आपके बॉडी में शुगर लेवल हाई हो जाता है, ये इंश्योर करता है पेनक्रियाज कि वो इंसुलिन सेक्रीट करे, ताकि ब्लड में इंसुलिन जा करके उस एक्सेस ग्लूकोज को कम कर सके। मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज का एक लेवल होना चाहिए फिक्स, उससे ना कम होना चाहिए ना उससे ज्यादा होना चाहिए। ये कौन इंश्योर करेगा? पेनक्रियाज। ज्यादा होगा तो पेनक्रियाज इंसुलिन सेक्रीट करेगा, ताकि वो एक्सेस ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजेन नाम का कंपाउंड होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है, ताकि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ना बढ़े। और जस्ट इमेजिन अगर पेनक्रियाज ने ये काम करना बंद कर दिया तो क्या करते हैं अपन? आपको डायबिटीज हो जाती है ना? और अगर डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो गई है तो आपको इंसुलिन बाहर से सेक्रीट करना पड़ता है। इफ इट इज नॉट एबल टू क्योर इट बाय, क्योर तो वैसे भी नहीं होता वो, पर कंट्रोल इट बाय मेडिसिन, तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप इंसुलिन के डोजेस बाहर से इंजेक्ट करिए। देन इन दैट केस आपको हर दिन, हो सकता है दिन में 2 बार, वो इंसुलिन के इंजेक्शन अपने पेट में लगाने होते हैं, ताकि आपका खाने में जो ग्लूकोज बढ़ रहा है उसको ये इंसुलिन कम कर सके और उतने लेवल पे रखे। अब ग्लूकोज मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपन मीठा खा रहे हैं तो उसमें ही बस ग्लूकोज है। आप जो स्टार्च खा रहे हो ना, रोटी भी खा रहे हो, चावल भी खा रहे हो, इन सब में स्टार्च है। ये सारा स्टार्च अल्टीमेटली ग्लूकोज में तो कन्वर्ट होता है आफ्टर डाइजेशन, तो उससे आपके ब्लड में तो ग्लूकोज बढ़ ही रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप शक्कर खा रहे हो तो 100% ग्लूकोज हो गया। बट ये सब भी जो हम खा रहे हैं, स्टार्च, राइस, या जो भी स्टार्च के फॉर्म में कोई भी फूड खा रहे हैं जिसमें स्टार्च है, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता तो ग्लूकोज में ही है। पहले माल्टोज आइसोमाल्टोज में होगा और अल्टीमेटली दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज ओनली। तो ये भी आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए, दैट में लीड टू डायबिटीज। तो पेनक्रियाज डुअल ग्लैंड हो गया। अभी क्या सेक्रेट करवा रहे हैं इससे अपन? जूस, ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके। जब समय पर हम इसको इंसुलिन भी सेक्रेट करवाएंगे इससे। ठीक है, चलिए। अच्छा, लो शुगर भी होती है, ऐसा नहीं है कि बीमारी सिर्फ हाई शुगर है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में या ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है, तो वो भी एक बीमारी है। इनफैक्ट वो ज्यादा खतरनाक बीमारी है। ऐसे लोग अपने जेब में कैंडीज लेके घूमते हैं कि जहां उनको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, अनइजीनेस लग रहा है, वो तुरंत वो कैंडी को खा लेते हैं, ताकि उनका ग्लूकोज लेवल वापस से बढ़ जाए, मतलब नॉर्मल आ जाए। लो हो गया था तो कैंडी खाने से उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। तो उस केस में क्या होता है ना, इंसुलिन तो ये काम करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और अगर लो शुगर हुई तो तब फिर इंसुलिन काम का नहीं है, इंसुलिन थोड़ा आएगा उस समय, क्योंकि अब तो शुगर लो है तो इंसुलिन और लो थोड़ा करेगा। अगर इंसुलिन सेक्रेट हो गया तो इंसुलिन तो और ग्लूकोज कम कर देगा, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे एक अलग हार्मोन सेक्रेट होता है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन ये उल्टा करता है, जो ग्लाइकोजन आपने कभी कन्वर्ट करके स्टोर करके रखा था उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आप में ब्लड शुगर लेवल फिर से नॉर्मल हो जाए। तो अभी आपके में ये होता है हर दिन, जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, आपने बहुत ज्यादा मिठाई खा ली उस दिन, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली पेनक्रियाज इंसुलिन सेक्रीट कर देगा, ब्लड में ही करेगा, और ब्लड में जाकर के ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, पेनक्रियाज लिखो हाइफन डाल के पेनक्रियाज के बारे में। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द स्टमक। It is present just behind the stomach. It is present just behind the stomach and secretes pancreatic juice. And secretes pancreatic juice. And secretes pancreatic juice, which is transferred to small intestine.
क्योंकि खाना तो यहां नहीं आ रहा ना पेनक्रियाज में, तो खाना नहीं आ रहा है तो जूस को वहां जाना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो सोचिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एक साथ तीन टाइप के जूस काम करते हैं, खुद स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस, पेनक्रियास का जूस और लीवर का जूस, बाइल जूस। ठीक है, हाँ, क्या लिखे, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, फुल स्टॉप। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स, पेनक्रियाटिक जूस, अब इस जूस में क्या क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स, चलो एबीसी करके लिखेंगे, पहला लिखो ट्रिप्सिन, ये थोड़ा पेप्सिन जैसा साउंड कर रहा है ना, ट्रिप्सिन पेप्सिन, तो ये प्रोटीन का ही एंजाइम है। अभी तक प्रोटीन कहां तक कन्वर्ट हुआ है, पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोसिस, ये उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। तो लिखो हाइफन डाल के, ट्रिप्सिन के बाद हाइफन डाल के लिखेंगे, इट कन्वर्ट्स पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोसिस, it converts peptones and proteoses, it converts peptones and proteoses, स्पेलिंग अपन ऊपर लिख चुके हैं ना प्रोटीन वाले में, पेप्सिन वाले में सॉरी, it converts peptone and proteoses into peptides, into peptides, PEPTIDES, into peptides। एक स्टेप बचा है अभी अमीनो एसिड वाला, है ना। नेक्स्ट बी, बी पेनक्रियाटिक एमिलेज, फिर से आगे देखो एमिलेज, एमिलेज का एक नाम और क्या दिया था अपन ने, थाइलीन, पेनक्रियाटिक एमिलेज। देखो माउथ में था एमिलेज, पर माउथ में तो खाना ज्यादा देर तक था नहीं, तो जो भी अभी और स्टार्च बचा होगा ना, उसको माल्टोज और आइसोमाल्टोज में यहां का एमिलेज कन्वर्ट करेगा। पूरा का पूरा स्टार्च अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, और स्टमक में तो नहीं था ना एमिलेज, स्टमक के अंदर था क्या एमिलेज, स्टमक में पांच छह चीजें थी बट उसमें एमिलेज नहीं था। एक लाइपेज था वीक वाला, एक पेप्सिन था, रेनिन था, एचसीएल था, म्यूकस था, देयर वाज नो एमिलेज इन स्टमक। तो स्टमक में जाकर आपका स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता, वो वेट कर रहा है अपना कि कब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचूंगा और कब बचा कुचा स्टार्च डाइजेस्ट होगा। ठीक है, ओके। तो पेनक्रियाटिक एमिलेज हाइफन डाल के लिखो, कन्वर्ट्स कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू, सेम काम, स्टार्च इनटू किसमें किसमें, हाँ माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, लिख लो। एमिलेज का काम ही वो है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। ये सब अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं ना, पेप्टॉन्स जो आपने लिखा, प्रोटियोसिस जो लिखा, पेप्टाइड्स लिखा, ये सब क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बट सिंपल होते जा रहे हैं। प्रोटीन बड़ा था, ये छोटे छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट, इसी का थर्ड, पेनक्रियाटिक एमिलेज के बाद पेनक्रियाटिक लाइपेज। आपको काम पता है लाइपेज का, है ना, पेनक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो लिख दो हाइफन डाल के, इट कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, चलो लास्ट ग्लैंड आ जाते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ये पांचवा हुआ ना, पहला माउथ था सलाइवरी, फिर सेकंड था आपका गैस्ट्रिक, थर्ड हुआ लीवर, चौथा हुआ पेनक्रियास, पांचवा इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो ये क्या काम करेगा, ये इंटेस्टिनल जूस सेक्रीट करेगा, देखो इसमें आइफन डाल के, इट इज प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, it is present in the walls of small intestine, it is present in the walls of small intestine and secrete intestinal juice, and secrete intestinal juice।
and secrete intestinal juice. Full stop. It contains a number of enzymes like चलिए ABCD करके लिखते हैं. ये लास्ट स्टेप है हमारा. जितना भी डाइजेशन होना वो यही होने वाला है अब. ठीक है. तो इसके पास हर टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो खाने को फाइनल स्टेज तक पहुंचाने वाले हैं. तो फर्स्ट लिखेंगे अमीनोपेप्टिडेज. देखिए देखो जितना भी प्रोटीन है वो पेप्टाइड्स बन चुका है ना. पहले प्रोटीन प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हुआ, पेप्सिन ने किया. फिर ट्रिप्सिन ने उन सारे पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस को पेप्टाइड्स में कर दिया. अब लास्ट स्टेप बचा है पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है. देखो नाम भी इसका वैसे ही पड़ा है. अमीनो एसिड का अमीनो ले लिए और पेप्टिडेट्स का पेप्टाइड्स का पेप्टिडेज ले लिए. समझ गए ना. तो ये क्या करेगा, जितने भी पेप्टाइड्स है उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा. खत्म, प्रोटीन का काम हो गया. देख लो आइफन डाल के. कन्वर्ट्स पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड्स. converts peptides into amino acids. Converts peptides into amino amino है ना, amino acids. खत्म. जितना भी प्रोटीन था वो डाइजेस्ट हो गया यहां पे. सेकंड लिखिए. सेकंड इंटेस्टिनल एमिलेज. इंटेस्टिनल एमिलेज मतलब अभी भी कुछ स्टार्च बचा है अगर, तो ये उसको माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देगा. लिख लो वापस सेम स्टेप जो अभी आपने पेनक्रियाटिक एमिलेज में लिखा था. कन्वर्ट्स रिमेनिंग स्टार्च. रिमेनिंग जरूर लिखना है ना, कि अगर ऊपर से कुछ छूट गया होगा तो. कन्वर्ट्स रिमेनिंग स्टार्च इनटू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज. Converts remaining starch to maltose and isomaltose. Third, maltase. As the name suggests, ये maltose को convert करेगा. किसमें? ग्लूकोज में. फाइनल स्टेप ऑफ स्टार्च. देखो आइफन डाल के. converts maltose देखो ये माल्टेज है ना, वो माल्टोज है. एंजाइम का नाम में एज आता है लास्ट में. लगभग हम सब देख रहे हैं ना, सब एज वाले ही है ऑलमोस्ट, है ना. लाइपेज, एमिलेज, माल्टेज, अमीनोपेप्टिडेज. ठीक है. ओके. तो माल्टेज कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. एक्चुअली फॉर्मूला माल्टोज का ये होता है C12H22O11 टाइप्स. तो यहां से आपको दो मिलेंगे ग्लूकोज से. ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं ना, C6H12O6 ना. तो ये तो 12 कार्बन है, तो 2 ग्लूकोज बनेंगे. ठीक है. वैसे ही आइसोमाल्टेज लिख लो. आइसोमाल्टेज लिख लो. क्या होगा आइसोमाल्टेज? ये क्या करेगा? आइसोमाल्टोज को 2 शुगर में कन्वर्ट कर देगा, 2 ग्लूकोज में. लिख लो. कन्वर्ट्स आइसोमाल्टोज इनटू 2 ग्लूकोज. ये भी आपका पूरा स्टार्च कन्वर्ट हो गया. अब क्या बचा लास्ट? अगर कुछ फैट बच गया होगा तो लाइपेज. लास्ट लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज बोल सकते हो आप इसको, है ना. इंटेस्टिनल लाइपेज. इट कन्वर्ट्स remaining fats to fatty acid and glycerol. It converts remaining fats to fatty acid and glycerol. ठीक है. तो ये इतने टाइप के आपके एंजाइम हो गए. कौन कौन सा एंजाइम पढ़ लिए अपन? एक सलाइवा का सलाइवरी एमिलेज था. फिर स्टमक में आए तो पेप्सिन आया, रेनिन आया,
और लाइपेज था बट थोड़ा सा वीकर वाला लाइपेज था, ठीक है। फिर आएगा अपन लीवर में, तो लीवर में तो एंजाइम था नहीं। फिर आते हैं पेनक्रियाज में, तो पेनक्रियाज में क्या क्या था, खुद पेनक्रियाटिक एमिलेज था, पेनक्रियाज का अपना खुद का एमिलेज था। उसके बाद ट्रिप्सिन, पेप्सिन ने तो अपना काम कर दिया था। तो अब जितने भी पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस है वो सारे कन्वर्ट होंगे पेप्टाइड्स में। कौन करेगा उसको, ट्रिप्सिन। और क्या बच गया, इसके पास भी अपना खुद का लाइपेज है, ठीक है। एंड देन आते हैं अपन लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन वाले इंटेस्टिनल जूस में, उसमें भी खुद का एमिलेज है, इंटेस्टिनल एमिलेज, खुद का लाइपेज भी है इसके पास, प्लस जितना भी ट्रिप्सिन ने पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया है, ये उसको किसको, अमीनो पेप्टिडेज, एक और क्या है, अमीनो पेप्टिडेज, ये उस पूरे पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। और क्या बच गया, माल्टेज और आइसोमाल्टेज, ये लोग माल्टोज और आइसोमाल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली इतने सारे एंजाइम्स हो गए आपके, बट ओवरऑल हो क्या रहा है, ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स या कह लो स्टार्च आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, क्योंकि ये जा सकता है सेल के अंदर, डिफ्यूजन हो सकता है, ऑस्मोसिस हो सकता है ना, सॉल्युबल पार्ट है ये, ग्लूकोज सॉल्युबल हो जाता ना। तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी प्रोटीन आपने इंटेक किया होगा वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना भी फैट आपने कंज्यूम किया होगा वो सब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा कंक्लूजन है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोट में 2 पॉइंट लिखते हैं, फिर एंड करते हैं ह्यूमन का न्यूट्रिशन या एनिमल का न्यूट्रिशन। लिखेंगे 2 पॉइंट नोट में। फर्स्ट पॉइंट लिखना, in men absorption occurs through in men absorption occurs through the wall of small intestine। ये अपन लिख चुके हैं ऊपर भी कि स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन करने में और कंप्लीट डाइजेशन। तो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फुल स्टॉप। for this small intestine has following structural adaptations to increase surface area of absorption, following structural adaptations to increase surface area of absorption। देखो हम यहां क्या लिखे हैं कि इंटेस्टाइन का काम है एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्प्शन करने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब हो पाएंगी, जल्दी एब्जॉर्ब हो पाएंगी। पर अगर एरिया छोटा होगा तो खाना बहुत ज्यादा है तो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको एरिया कम मिलेगा। पर यहाँ पे एरिया ज्यादा रहेगा तो खाने को एब्जॉर्प्शन का स्पेस भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा कि वो एब्जॉर्ब हो सके। उसके लिए इंटेस्टाइन में स्ट्रक्चर में ही 1-2 अडाप्टेशन होते हैं, एक कहलाता है विली और एक होता है आपका माइक्रोविली, है ना। उसकी जो फोल्डिंग्स होती है ना उसी को अपन विली माइक्रोविली बोल रहे हैं, ताकि खाने को टाइम मिले, जगह मिले एब्जॉर्ब होने की, ठीक है। तो फॉलोइंग स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में फर्स्ट लिखना इसमें ए डाल करके, इनर सरफेस इज रेज्ड इनटू, जो आपके इंटेस्टाइन का इनर सरफेस है, इनर सरफेस इज रेज्ड इनटू, रेज्ड RAISED, रेज्ड इनटू
millions of millions 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 of finger like folds called villi villi and second लिखो second adaptation each cell of villus villi का singular villus villus each cell of villus villus यानी कि हर एक विली each cell of villus is with microscopic processes each cell of villus is with microscopic processes called microvilli मतलब विली के अंदर और छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें खाना एब्जॉर्ब होता है एंड लास्ट पॉइंट लिखना इसमें each villus is with blood capillaries हर विलस के पास क्या है ब्लड कैपिलरी है क्यों ब्लड कैपिलरी की जरूरत है क्योंकि खाना जब विलस में आएगा तो एब्जॉर्ब होकर के कहां जाएगा ब्लड में जाएगा यही ब्लड तो फिर जाएगा सेल्स के पास खाना लेकर के न्यूट्रिशन लेकर के तो हर विलस के पास ब्लड कैपिलरी है ताकि खाना वहीं पर ही वो तुरंत एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट कर दे ठीक है तो ये हमारे किसका एडाप्टेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन का ताकि वो एब्जॉर्प्शन कर सके ठीक है तो इतना आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हुआ ठीक है नेक्स्ट टाइम डाल के छोड़ दो नेक्स्ट क्लास में करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मैंने कहा था हमको चारों लाइफ प्रोसेसेस दोनों के लिए पढ़ने हैं प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी ठीक है चलिए थैंक यू